Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So let's start with discussion of Cat 2024 Slot 1 Quants. Right, before we start discussion, I just want to see uh, who all appeared for this and how many marks you guys have scored. So quickly put in your marks that you have scored in this section and then we will proceed. कितना आया सभी का? 39, 36, 36, 36, बहुत सारे 36 दिख रहे हैं. Why you guys are not scoring these type of marks in the exam, in the mocks? क्यों भाई, पहले क्वेश्चन करे हुए थे इसलिए 36 आए, या एफर्ट लगाए, या पेपर इजी भाई लगा? 99 आप कितने पे था लास्ट ईयर? 8. 8 इज नॉट दैट ग्रेट. ठीक है. पल्लव भाई अरे रुको एक बार, तुम एक सेकंड रुको. हाँ बताओ. पल्लव एक्चुअली मॉक्स में सिर्फ एक रेंज सेट हो चुकी है और 30 33 बस उन दोनों में ही मतलब नंबर आ रहा है। इधर 33 और 30 30 बस। और ठीक. उसी रेंज में 10 11 नाइन 11 क्वेश्चन। यहाँ पे 99 कितने पे आ रहा था? 45 पे भैया। 45 पे 99 था इस पे. देखने से बताओ यार, तुम ऐसी गलतियां क्यों करते हो? आधे बच्चों को हार्ट अटैक आ गया. 33 पे था भैया 33। देखो कितना फर्क हो गया. 33 पे 99 था, है ना? सो ऑलमोस्ट एवरी वन क्रॉस दिस 99 मार्क एटलीस्ट इन दिस सेक्शन. ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि कैसा पेपर आया था. एंड 101% ऐसा पेपर आ सकता है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो कैट ने पेपर दिया था, कैलकटा ने पेपर दिया था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना? और ये थोड़ा सा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा इजी पेपर था. ठीक है, अभी बहुत बच्चों ने मार्क्स इसलिए भी स्कोर कर लिए, लेट से इजी पेपर था, बट व्हेन यू अपीयर फॉर एक्चुअल एग्जाम तब आपको नहीं पता होता है ना कि ये इजी पेपर है, किस टाइप का पेपर है, किस टाइप की इस पेपर में चीजें आ सकती है ना? तो यू शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल. कल को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी आ सकता है ना, बहुत ज्यादा इजी भी आ सकता है. और सारे का सारा पेपर ट्राई करेंगे कि हम जो क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वहां से सारे के सारे पेपर को सोल्व करते हैं, है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. भाई आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट सूनर यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, है ना? हमारे पोर्टल पे ही हम ले आएंगे इस सबको. ठीक है, ताकि फिर सबके लिए वो कंसिस्टेंट रहे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? व्हेन 10 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रिमाइंडर. अब देखो, 10 की पावर 100 बाय 7 है, आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको रिड्यूस कर दोगे, दिस विल बिकम 3 की पावर 100 बाय 7. फिर आपको पता है ये दोनों को प्राइम है, तो ये पावर को रिड्यूस कर दोगे 6 6 के साइकिल से. सो ये बन जाएगा 3. 100/6 करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 4. 3 की पावर 4/7, तो दिस इज 9 into 9, दैट इज 81/7. है ना? अब आपको पता है 81 के पास 7 का मल्टीपल आता है 77. तो रिमाइंडर क्या आ गया? 81 माइनस 77, दैट इज 4 शुड बी योर रिमाइंडर. 4 शुड बी योर रिमाइंडर. समझ समझ में आ गया? लेट मी ज्वाइन थ्रू माय मोबाइल फोन ऑल्सो. एक सेकंड दो बस. एक सेकंड. सभी से हो गया था ये क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? टू प्लेसेस ए एंड बी, है ना, are 45 kilometers apart and connected by a straight road. Anil goes from A to B while Sunil goes from B to A. ठीक है, ये A to B है. अनिल गोज फ्रॉम A to B. अनिल इस डायरेक्शन में जाता है एंड सुनील जाता है मेरा B to A.
स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 hour 30 minutes। तो भैया ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे लेट से कहीं मीट करेंगे वो। और ये मीट कितने टाइम के बाद हो रही है? 1.5 hours के बाद ये मीट हो रही है, 1 hour 30 minutes। इफ अनिल रिचेज बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रिचेज ए। अब देखो यहां तक इसने और इसने सेम टाइम लिया, दोनों ने 1.5 घंटा लिया यहाँ पे पहुंचने के बाद, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अनिल रिचेज बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रिचेज ए। लेट से सुनील ने यहां से यहां तक जो टाइम लिया वो लिया x आवर्स। अब देखो इसका यहां से और इसका यहां से टाइम तो बराबर है, तो वो तो नलीफाई हो गए, वो तो कट गए एक दूसरे से। अब यहां पे अगर सुनील ने x आवर्स लिए हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, और इन टोटल अनिल ने 1 hour 15 minutes ज्यादा लिए हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अनिल ने कितना टाइम लिया होगा? x + 1 hour 15 minutes, दैट इज x + 5/4। देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अनिल, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अनिल इन किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लग सकता था? डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लग सकता था? कैसे लगेगा बताओ? याद है किसी को टीएसजी की क्लास में स्पेशली कवर किया था? क्या फॉर्मूला आएगा? रूट ऑफ वाई। T इज इक्वल टू √xy। कैसे लगाऊंगा? कैसे लगाऊंगा? बताओ आप सभी मेरे को। T इज इक्वल टू √xy। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता, दैट मीन्स आपने कंसेप्चुअल क्लासेस कवर नहीं की हुई, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी? थोड़ा सा क्विक, थोड़ा सा क्विक। T 1.5 इज इक्वल टू रूट एक्स, हमारा एक्स आ गया है ना? और ये क्या आ गया? x + 5/4, ऐसा कुछ आएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? यहां से क्या कर सकते हो आप? दोनों साइड स्क्वायर ले लो। 9/4 इज इक्वल टू x इंटू 4, 4x + 5। 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू 4x² + 5x। तो 4x² + 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 4x² + 9x माइनस 4x - 9 इज इक्वल टू 0। 4x, यहाँ पे लेट से मैंने x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 4x + 9, और यहाँ पे आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आ गई, और दूसरी वैल्यू आ रही है -9/4। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, है ना? तो सिर्फ वैल्यू जो एक्सेप्टेड होगी वो कौन सी होगी? x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 मतलब यहां से यहां 1 घंटा लगा, और यहां से यहां कितना टाइम लगा? 9/4। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? अनिल की स्पीड निकालनी है ना? अनिल ने यहां से यहां कितना टाइम लिया? 1.5। उसके बाद अनिल ने यहां से यहां कितना टाइम लिया? 9/4, है ना? 9/4 कितना होता है? 2.25। तो ये मेरा 3.75 आवर्स आ गया। कैलकुलेटर में क्या करना है? स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मेरा 45 था, डिवाइडेड बाय 3.75, 14 के करीब आएगा। सो 14 विल बी योर आंसर। कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना। 14 3 जा 42, और 0.75 कुछ आ जाएगा। समझ गए? 12 12, सॉरी 12। 12 शुड बी द आंसर। 12 3 जा 36, और फिर 36 + 9 45। अंडरस्टूड? है ना? अब देखो मोटिव इसका ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आके आपको बोलूं कि आई एम द एक्सपर्ट एंड आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस।
द मोटिव इज जस्ट टू सी कि पेपर में अगर ऐसा पेपर दोबारा आ गया या यही पेपर होता लास्ट ईयर तो आपको कैसे जाना चाहिए था। दैट इज द फर्स्ट मोटिव। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि जो हम रात भर दिन भर क्लासेस में एनर्जी लगा रहे हैं बार बार, क्या वो कहीं हेल्प उसकी हो रही है, या उसकी हेल्प मेरे एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में नहीं हो रही, वो हमें वेरीफाई करना है ना। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हो गया चिराग, है ना, ये बहुत बार मे भी आपने नहीं करा होगा पेपर में, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत बार कैट ने ही रिपीट कर दिया, और मॉक में भी रिपीट होता रहता है। ठीक है, आज अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं तो बहुत मन कर रहा है पढ़ने का, है ना। ऐसे ही आप अगर दिखाते रहोगे ना कि आप इंटरेस्टेड हो, तो बहुत सारी चीजें प्लान आउट हो सकती है आराम से। चलो, अब देखो क्या बोल रहा है। देर आर फोर नंबर सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर। ओके, एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज टू मोर देन दिस एंड दिस एंड देन दिस एंड दिस। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, बस पता लग गया चार नंबर है। देर आर फोर नंबर्स, ठीक है, लेट्स से ए बी सी डी, है ना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, दिस इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर, है ना, दिस इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू टू प्लस टू ए, देन b इज इक्वल टू टू प्लस ए। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, टू प्लस ए, तो मैं b को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, टू प्लस ए। एग्जाम में मुझे ऐसे ही करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स is 2 more than the average of first two numbers, is 2 more than the average of first two numbers। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स क्या है, a प्लस वन, है ना, टू प्लस ए बाई टू। तो ये क्या आ जाएगा, टू ए प्लस टू प्लस सी, पता लग रहा है यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी, नाइन प्लस थ्री ए, है ना, तो ये मेरा आ गया ए प्लस सेवन, सी की वैल्यू ए प्लस सेवन आ गई। तो यहाँ पे आई कैन राइट ए प्लस सेवन। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर्स, ये सबकी एवरेज इज थ्री मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स। ठीक है, ये सबकी एवरेज क्या होगी, थ्री ए प्लस डी प्लस सेवन प्लस टू नाइन बाय फोर इज थ्री मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स क्या था, ए प्लस थ्री। ठीक है, तो अब क्या आएगा, थ्री ए प्लस डी प्लस नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर प्लस फोर ए। ठीक है, और ये आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस फिफ्टीन। तो यहां पे आ जाएगा ए प्लस फिफ्टीन, राइट, ए प्लस फिफ्टीन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट है मेरा ए, लार्जेस्ट है मेरा ए प्लस फिफ्टीन, कितना डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया, फिफ्टीन का डिफरेंस आया। फिफ्टीन विल बी माई आंसर, फिफ्टीन विल बी माई आंसर। समझ गए एवरीवन, क्विक 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 क्विक। चलो, नेक्स्ट आ जाओ। Sum of all four digit numbers that can be formed with distinct non-zero digits A, B, C, D, with each digit appearing exactly once in every number is this, where n is a single digit number, then the value of a। क्या बोल रहा है, दोबारा सुनो। The sum of all four digits number that can be formed with distinct non-zero digits, ठीक है, ये non-zero distincts हैं A, B, C, D, चार digits वाले नंबर, with each digit appearing exactly once in every number is this। इसका रिसेंटली फॉर्मूला किया है, याद है सभी को फॉर्मूला, रिसेंटली फॉर्मूला किया है, क्या फॉर्मूला था, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन 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 इंटू सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो चार डिजिट नंबर है तो फोर माइनस वन थ्री फैक्टोरियल, दैट इज सिक्स इंटू वन 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 इंटू सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ये इसका सम आ जाएगा ये नंबर का। अब देखो सारी चीजें ना, एग्जाम में गधा बनाना ही नहीं चाहता आपको, वो गधा मजदूरी नहीं करना चाहता, है ना।
वो सिर्फ क्या देखना चाहता है कि भैया बच्चा रोड टू कैट से पढ़ के आया या नहीं आया। एंड दिस आई एम सेइंग बिकॉज ये चीज हमने पेपर के बाद ऐड नहीं करी सिलेबस में, है ना। पेपर के बाद ये चीज ऐड नहीं हुई है, ये सालों से क्वेश्चन बनता आ रहा है। एंड वो आपकी किस्मत पे है कि वो जो हमने पढ़ाया है वो आपको आ जाए पेपर में या नहीं आएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो नहीं आएंगे, बट कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने कवर किया है वो आ गया, तो आपको पेपर में उसको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। सो दिस इज योर सम फॉर ऑल द 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है। और उसने ये दिया हुआ है 153310 प्लस एन। तो ये देखो ये बनेगा 666। इतना समझ आ गया? ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहां पे देखो, ये अगर सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है तो ये नंबर क्या हो सकता है? या तो 153311 से लेके 153319 तक। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये नंबर यही हो सकता है। ठीक है जी। ये नंबर 11 से डिविजिबल है। दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, है ना। अब देखो एन की वजह से सिर्फ ये डिजिट चेंज होगी, तो मैं बाकी तो सेम ही रहेगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ये तीनों को पिक करो। 5 + 3 8 प्लस समथिंग शुड बी डिविजिबल बाय 1 + 3 4 + 1 5। ठीक है। सो ये मेरा आ गया 3 + x। 3 + x, तो x क्या आना चाहिए? 8। 8, है ना। यहाँ पे 8 आएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई मेरी 8। n की वैल्यू आ गई 8। और ये नंबर क्या आ गया? ये नंबर आ गया मेरा 153318। अब इसको इससे डिवाइड कर लो कैलकुलेटर से। व्हाट आर यू गेटिंग? a + b + c + d की वैल्यू क्या आ रही है इफ यू डिवाइड दिस बाय दिस? बताओ। 23, है ना। और n की वैल्यू है आपके पास 8। आपसे उसने क्या पूछा है? a + b + c + d + n। कितना आया? 31 शुड बी योर आंसर। 31 शुड बी योर आंसर। अब देखो एग्जाम में अगर आपको ये चीज नहीं पता तो इसको इसको 1 सेकंड भी पढ़ने के बाद देने की, वैल्यू देने की इंपॉर्टेंस है। आपको ये पढ़ के पता लग रहा है कि ये चीज मुझे सोचनी पड़ेगी, इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, तो क्या आप एग्जाम में नया तरीका सोच सकते हो इसको सोल्व करने का? कभी भी नहीं सोच सकते। इट इज प्योर टाइम वेस्ट, है ना। अगर यहां पे ये चीज पता है देन डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपको पता है कि उसके अलावा कोई तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। बट अगर आपको इसके बाद पता लग गया कि नहीं नहीं भैया ये चीज कुछ हो रही है, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहूंगा, तो एग्जाम में देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच यू कैन टर्म की बहुत डिफिकल्ट थे। वो डिफिकल्ट इसी वजह से होंगे बिकॉज आपने वो कॉन्सेप्ट या तो पढ़ा नहीं है या वो कॉन्सेप्ट आपको तब आता नहीं है। तो अगर दोनों केसेस में कुछ भी बात है तो आपको वो क्वेश्चन को टच भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वॉज सेम बेस्ड ऑन सम डेफिनेट कॉन्सेप्ट, t² = x y पे। अब अगर t² = x y वहां पे क्लिक नहीं हो रहा, है ना, देन यू कैन डेफिनेटली सोल्व दिस दिस इंटायर क्वेश्चन बाय सम अदर मेथड। बट अगर आपको पता है कि देर इज सम मेथड फॉर दिस क्वेश्चन बट आई एम नॉट गेटिंग द आंसर और आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन विद दैट मेथड, तो इसको छोड़ दो, फिर किसी और चीज पे फोकस करो। फिर इस पे फोकस करने का फायदा ही नहीं है। दिस इज द क्लियर रूल ऑफ द एग्जाम। अगर फालतू चीजों पे फोकस करोगे क्वांट्स में कभी भी 99 लेके आ नहीं पाओगे। जो चीज आती है या जो चीज इजी टू सॉल्व है बस उसी पे फोकस हमें करना है। अब क्या बोल रहा है? इन सितंबर द इनकम्स ऑफ कमल अमल विमल आर इन द रेशियो 865। Okay, they rent a house together and Kamal pays 15% this and this of their respective incomes to cover the। अब देखो रिस्पेक्टिव इनकम मैं बोल देता हूँ, एक की 800x है, एक की 600x है। अब देखो आई डू नॉट नो कि एग्जाम में वो क्या गलती करवाना चाह रहा है, बट कई बार ना ये नेम ऐसे ऑर्डर में दे देता है और इनकी बाकी चीजें गलत ऑर्डर में दे देगा।
ताकि बच्चा वो गलत ऑर्डर पिक करे और फिर कुछ कुछ चीजें उसकी खराब हो जाए। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, दे रेंट ए हाउस, कमल पेज 15%। तो कमल ने, अगर रेंट की बात करूं तो कमल ने 15% पे किया, अमल ने 12% पे किया अपनी इनकम का, और 18% पे किया विमल ने अपनी इनकम का। इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके, वाइल देयर इनकम्स इंक्रीज बाय 10%, 20%। ठीक है। तो ये सितंबर का सिनेरियो है ना। अक्टूबर में क्या है, रेंट तो सेम है। ठीक है। इनकम देखो कैसे इंक्रीज हो गई, इसकी 880x हो गई, इसकी कितनी हो गई 720x, और इसकी कितनी हो गई 575x। ठीक है। इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम विल बी पेड एज हाउस रेंट इज नियरेस्ट टू। क्या कुछ भी करना है, क्या कोई क्वेश्चन बनाइए। इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट। क्या करना है, 120 और 90, 210, 210 और 72, 282, डिवाइड बाय 88, 72 एंड 575, 16 5 21। कैलकुलेटर पे रन कर दो, कैलकुलेटर पे रन कर दो। क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे रन करने के बाद? 13.26। हाँ, 13.26। चलो जी, आंसर। कुछ भी खिचड़ी पका रहा है वो, है ना। बट द पॉइंट इज कि एग्जाम में आपको वो लिख के नहीं देगा कि ये पेपर इजी है या ये पेपर डिफिकल्ट है ना। क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद सोल्व करके पता लगेगा कि वो डिफिकल्ट है इजी है। यही क्वेश्चन बहुत इजी बन सकता था, है ना, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन सकता था, उसने इजी बना दिया, कई बार डिफिकल्ट भी आ जाएगा, बट डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अरिथमेटिक में चाहे डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो वो सोल्व हो ही जाते हैं टू एन एक्सटेंट। और पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि चीजें आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई। An amount of 10,000 is deposited in bank A for certain number of years at simple rate of interest at 5% per annum. ओके। तो ये मोटा मोटा 100 पे 5 रुपए, 500, 500 एन इंटरेस्ट आएगा बैंक ए से, एन नंबर ऑफ ईयर्स मान लिया मैंने। ठीक है। ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी फॉर अनदर 5 ईयर्स। अब देखो जितने भी है तो मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट आएगा, 10,000 प्लस 500 एन, मैच्योरिटी पे ये आ गया। अब 5 साल के लिए उसको 6% पे डाला तो कितना इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 30% आ जाएगा, 6% एवरी ईयर। ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ए, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक बी क्या होगा, इसका 30%। ये इन्वेस्ट किया था, 30% इंटरेस्ट मिला, तो इसका 30% क्या होगा, 3,000 प्लस 30% ऑफ दिस वैल्यू 150 एन इज इक्वल टू 10/13। 10 से ये जीरो कैंसिल, तो ये 650 एन इज इक्वल टू 3,000 प्लस 150 एन। तो ये 500 एन इज इक्वल टू 3,000। तो एन की वैल्यू आ गई 6। क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट पीरियड इन बैंक के, क्या कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इज जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 17 इज जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू जीरो, हैव ए कॉमन नेगेटिव रूट, देन द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 3n। नहीं, हल्की सी गलती लग रही है इसमें। 2m प्लस 3n, अरे 3n होगा सही कहाँ पे है? फिर वही बात, जब मैंने कह दिया गलती है, 2m प्लस 3n। ठीक है। क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हुए? क्या करना है, कॉमन रूट है,
कॉमन रूट है, तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, है ना। उसने ऑलरेडी बता दिया कि ये तीन इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो तीनों इक्वेशन से कुछ निकालते जाओ भाई। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 9 इज 0। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स प्लस 17 इज 0। और तीसरी इक्वेशन मेरी है, पहले ये दो इक्वेशन देखो, एक फर्स्ट है एक सेकंड है और एक थर्ड है, आपको मैंने पहले भी बताया है। पहले इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ले लेते हैं। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा, 1 - 2 कर रहा हूँ, 1 - 2 कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस 8 इज 0। राइट, एक्स कॉमन ले लूंगा, तो यहां से आ गया m - n = 8। तो x की वैल्यू आ गई 8/m - n। तो क्या यही मेरा कॉमन रूट नहीं है, क्या यही मेरा कॉमन रूट नहीं आ रहा, यही तो कॉमन रूट है मेरा। हम्म, यही मेरा कॉमन रूट है। ठीक है, अब देखो, अब बाकी इक्वेशंस को भी देख लेते हैं, है ना। ये इक्वेशन और इसको इक्वेट कर दो, है ना। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 9 इज 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस 35 इज 0। माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस से कैंसिल, ये कैंसिल, नीचे क्या बचेगा, -nx - 26 इज इक्वल टू 0। नीचे ये आ रहा है, तो x = 26 बाय -n। अंडरस्टूड, ये समझ आया। ठीक है, फिर हमें क्या बोल रहा है, फिर हमने देखो फर्स्ट और सेकंड कर लिया, फर्स्ट और थर्ड कर लिया, सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स प्लस 17 इज 0, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस 35 इज 0। ठीक है, क्विकली करोगे तो क्या आएगा, -nx -18 इज 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -18/m। अंडरस्टूड। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, 2m + 3n। अब यहां से अगर m और n की आपको वैल्यू चाहिए, सो द मोस्ट इजिएस्ट स्टेप इज कि अब ये तीनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो। राइट, सो यू नो कि -26/n इज इक्वल टू 8/m - n इज इक्वल टू -18/m। यहां से आपको m और n का रेशियो आ जाएगा। यहां से अगर मैं -26/n इज इक्वल टू -18/m करूंगा, तो यहां से माइनस से माइनस कैंसिल, 2 जा 9, 2 जा 13। तो m/n आ गया मेरा 9/13। और ये रेशियो को आप यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर m एंड n। इतना समझ आया एवरीवन, है ना। अब देखो एक चीज और भी कर सकते हो, कि आपका यहाँ पे अगर -nx आ गया 26, राइट, तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो, प्लस nx क्या आ जाएगा, -26। सो एक्स स्क्वेयर -26 प्लस 17 इज 0। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, 9। राइट, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +3 और -3। बट यू ऑलरेडी नो कि देर इज ए कॉमन नेगेटिव रूट, सो आई विल टेक -3। और अगर मैंने x को -3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे -3 पुट करूंगा, -3 इज इक्वल टू 26/-n। राइट, तो मेरा 3n इज इक्वल टू 26, और n की वैल्यू 26/3। ऐसे भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ से n की वैल्यू 26/3 आ गई। सिमिलरली आई विल गेट वैल्यू फॉर m ऑल्सो, है ना। और n की वैल्यू 26/3 आई है,
इसीलिए देखो यहाँ पे 3n पूछा है, ताकि ये 3n करेंगे तब तो इसकी वैल्यू 26 आ जाए। समझ गए? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, जब भी आपकी 3 इक्वेशंस आई, यू हैव टू फर्स्ट गो विद फर्स्ट एंड सेकंड, देन फर्स्ट एंड थर्ड, एंड देन सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों इक्वेशंस को अलग अलग जब सोल्व कर लोगे ना, 101% आपका आंसर आएगा ही आएगा। और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस आए आ चुके हैं, जहां पे मे बी क्वेश्चन कोई और टॉपिक से था, है ना, बट वहां पे भी खेल सारा वही था कि 3 इक्वेशन है तो 3 बार उसको अलग अलग आपको सोल्व करना है, दो दो के पेयर में लेके। 3C2, दैट इज 3 पेयर्स। समझ गए? हम्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, है ना। और जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है, तो पुट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर राउंड 2। है ना, जैसे पढ़ने से पता लग रहा है 3 इक्वेशन है तो एक कॉमन नेगेटिव रूट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। और अगर आपको पता है कि क्या अप्रोच लगानी है, तो आप समझ जाओगे कि ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, ये तो कर लोगे। क्या बोल रहे हैं? 4 log 10x प्लस 4 log, अब 100 को 10 स्क्वायर लिख दूंगा, 100 को यहाँ पे 10 स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 log 10x प्लस 8 log, अब 1000 को 10 की पावर 3, तो डिवाइड बाय 3 हो गया, है ना, एग्जैक्ट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद x की वैल्यू निकल जाएगी डेसिमल में, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जस्ट उसका स्मॉल वाला पार्ट, है ना, जस्ट उसका स्मॉल वाला पार्ट जो इंटीजर है। क्लास में किया है डिट्टो क्वेश्चन, सेम। चलो। हाँ ठीक है, आंसर कोई भी है। 55 क्वेश्चन देखो, 55 कितने लोगों ने किया? नो, यस। देखो ऐसे अगर नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी पिक नहीं करना, एटलीस्ट इन द राउंड 1 उसको पिक मत करो, अनटिल एंड अनलेस आपको एक पूरी क्लियर अप्रोच दिख गई हो, है ना, अनटिल एंड अनलेस आपको पूरी क्लियर अप्रोच दिख गई हो। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्या बोल रहे हैं। लेट एक्स वाई एंड जेड बी द रियल नंबर सेटिस्फाइंग 4 into x² plus y² plus z² is equal to a, right, and for this 3 plus a। ठीक है। ये ना थोड़ा सा सोचने वाला काम है इसमें। x² plus y², कुछ आइडेंटिटी वर्क कर सकती है क्या इसमें? या वो वाली आइडेंटिटी वर्क कर सकती है ना, जैसे एक्स, वो स्क्वायर वाली, एक्स माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। वही वही सोच रहा हूँ मैं करने का, बट नहीं नहीं, देखो। बस एक ही जगह सब्स्टिट्यूट कर दो पहली इक्वेशन को, हो जाएगा। हाँ सी, पहली। एग्जाम एग्जाम व्यू पॉइंट से, राइट, सो स्टार्टिंग पॉइंट या तो ये हो सकता है कि एक ही वैल्यू को कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज अ वन थिंग, है ना। सेकंड, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये आइडेंटिटी कुछ खोल सकते हो, x - y - z², बिकॉज देन यू विल गेट समवॉट रिलेटेबल टर्म्स, राइट। x - y - z का होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे, तो x² प्लस y² प्लस z², अब ये चीज और ये चीज आपकी सेम आ गई। ठीक है, बट यहाँ पे फिर क्या है ना, कि फिर जो बाकी टर्म्स आएंगे वो शायद सेम नहीं होंगे, है ना, -2xy, है ना, +2yz -2zx, तो वहां पे देयर मे बी अ प्रॉब्लम, बट फिर वहां पे एक एक कुछ कटने के चांसेस भी है ना, देन a = ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच विल बी जैसे चिराग बता रहा है ना, कि a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन से आप बोल रहे हो लेना। हाँ मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड में डाल दो, ए की जो वैल्यू, ठीक है, और सब। तो देख लेते हैं, 4x - 4y - 4z, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 4x² प्लस 4y² प्लस 4z², ये बोल रहे हो आप? हाँ यस।
इसके आगे फिर आपने क्या सोचा? इसके आगे क्या होता है ना, एक्चुअली मैं सबको एक तरफ ले आया तो एक साइड पे जीरो बन रहा था, तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली हमें सम ऑफ स्क्वायर्स बनाने होते हैं। अच्छा, तो अच्छा समझ हाँ। गया। तो आप क्या बोल रहे हो कि इसको अगर मैं ऐसे करूंगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मैं सबको राइट हैंड साइड में ले आया, राइट? सो नाउ आई गेट टू नो कि जो मेरी ये वैल्यू है दैट शुड बी -3/4। नहीं, ये मैंने होगी। क्या किया, मैंने आई मेड x+1 का स्क्वायर, y+1 का स्क्वायर और z+1 का स्क्वायर, ऐसे मतलब मैंने थ्री को ब्रेक कर लिया। तीन स्क्वायर्स की टर्म आ गई थी। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वैसे सोचना। इस तरह के ना एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो मेरे को इसलिए क्लिक कर गया वो। मतलब वो तीन मतलब स्क्वायर्स तो बनाने मैं होते समझ हैं, गया फिर हर एक वो स्क्वायर सब। जीरो हो जाता अच्छा ठीक है, एक बार एक इस सारे को एक साइड लेके देखते हैं, फिर शायद कुछ बेटर पता लगेगा। 4x² प्लस 4y² प्लस 4z² -4x प्लस 4y प्लस 4z, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के देखते हैं कि अगर कुछ हमारे पास आ रहा है कि जैसे 2x-1 का होल स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट 4x² आ जाएगा, -4x आ जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या आएगा, +1 का स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा जो +1 का स्क्वायर आएगा उसको मैं -1 कर देता हूं, ठीक है। अब सिमिलरली इफ आई गो विद दिस पार्ट, नहीं, 2y+1 का स्क्वायर, ठीक है, तो फिर एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा तो उसको -1 कर देता हूं। देन 2z+1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा क्या आ गया, 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2y+1 का होल स्क्वायर प्लस 2z+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से व्हाट यू विल गेट कि अगर भैया स्क्वायर का सम करके 0 आ रहा है तो दिस टर्म मस्ट बी 0, दिस टर्म मस्ट बी 0, दिस टर्म मस्ट बी 0। तो x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू -1/2, z इज इक्वल टू -1/2। ये मेरी x, y और z की वैल्यूज आ गई। नाउ आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई विल गेट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 4 × 3/4। तो ए की वैल्यू मेरी आ गई 3, ए की वैल्यू मेरी आ गई 3। तो 3 शुड बी माई आंसर, है ना। चिराग जो बोल रहे हैं कि ऐसी फॉर्म देखो, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हमेशा आती ही आती है, बहुत बार एग्जाम में आती है ना। बट कई बार आपको क्लियरली दिख जाएगी, कई बार क्लियरली नहीं दिखेगी। सो माई व्यू फॉर दिस क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट इज की शायद जब आप ये क्वेश्चन बहुत ही पहली बार देख रहे होगे ना, तो ये वाली अप्रोच शायद क्लिक आपके ना हो कि मैं इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं और मेरी ये आइडेंटिटी बन जाए, है ना। आई कंप्लीटली एग्री, ये बहुत सारे क्वेश्चन में कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको आता ही आता है ना। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म आता ही आता है जब आपका, और स्पेशली वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होके कुछ ऐसा दिखता ही दिखता है जहाँ पे स्क्वायर्स का सम 0, क्योंकि वहीं से आप हेल्प ले सकते हो, है ना, कि ये स्क्वायर की सारी इंडिविजुअल टर्म्स इक्वल टू 0 रखनी है ना। बट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर मैं एग्जाम व्यू पॉइंट से देखूं तो शायद ये क्वेश्चन बैकफायर कर जाए एग्जाम में, और बहुत सारा टाइम बहुत लोगों का यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। अंडरस्टूड? मतलब भाई, हाँ। मतलब इसमें हिट एंड ट्रायल भी मतलब आपके अकॉर्डिंग ये चल सकता है हिट एंड ट्रायल? हम्म, बहुत मुश्किल है। मतलब वैल्यू सिंपल लग रही है, पहली बात तो वैल्यू सिंपल नहीं है, बिकॉज जनरली यू डू नॉट थिंक इन डेसिमल्स, यू ऑलवेज थिंक इन पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन इट कम्स टू हिट एंड ट्राई। उसके बाद ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सोचना बहुत डिफिकल्ट है। हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्रायल जनरली क्या होता है ना, जब सिंगल इक्वेशन दी होती है, सिंगल कंडीशन दी होती है, तो उसको मल्टीपल 3-4 वेज में हमें पता लग रहा है कि टेस्ट कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें बहुत ही एक दो कंडीशंस फुलफिल करनी है, और इस कंडीशन की वैल्यू है और इस कंडीशन की वैल्यू 3+ है, और इनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। सो बेसिकली यू कैन से इसकी वैल्यू 3 ज्यादा आनी चाहिए इसकी वैल्यू से, बस ये इंश्योर करना है। और वो इंश्योर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनने का चांस नहीं है, आपको डेफिनेट आंसर्स दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक वैल्यू फिट बैठ रही होगी वहां पे।
ठीक है। अब देखो प्लेन वाले क्वेश्चन अभी हमने किए नहीं है ना। तो अभी के लिए आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। एक बार प्लेन पे आपको लाइन बनानी आ जाए ग्राफ पे और शेडेड एरिया फाइंड करना आ जाए ना, तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, टू थर्ड्स ऑफ इट्स कंटेंट इज poured आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। ठीक है। इफ ए ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, टू थर्ड्स ऑफ इट्स कंटेंट इज poured आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर. If this process of pouring out two thirds of the content and replacing with water is repeated three more times, then the final ratio of milk to water in the glass. Let's say ग्लास में क्वांटिटी 100x है, पूरा का पूरा मिल्क है। अब जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो तो चेंज क्या नहीं हो रहा? चेंज क्या नहीं हो रहा? याद है मिल्क। हमारी क्लासेस में हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा था कि फोकस किस पे करना है, चेंज जो नहीं हो रहा है ना। अब वही समझ पाएंगे जिसने क्लास देखी है कि व्हाट डू आई मीन बाय चेंज क्या नहीं हो रहा। हाँ। मिल्क चेंज नहीं हो रहा, पानी बार बार निकल रहा है, बाहर अंदर आ रहा है ना। निकलने के टाइम तो दोनों चीजें निकल रही है, बट जब अंदर आ रहा है ना, जब अंदर आ रहा है वो सिर्फ पानी है। दूध वैसे का वैसा है, राइट। सो 100x, राइट, टू थर्ड ऑफ इट्स कंटेंट इज poured आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो यहाँ पे फाइनल बाय इनिशियल करना पड़ेगा, है ना। अब ப்ரோ लेट से நானும் टू, கொஞ்ச நேரம் படிக்கணும். நீங்க ஒர்க் பண்றதுன்னா நான் பண்ணணும். ஒரு यस यस यस, அப்படியா? आपका कैमरा और आपका ஆஹ் சரி பார்ப்போம். ரெஸ்ட் ரூம். क्या हो रहा है भाई? चलो 100x, अब टू थर्ड है, फाइनल बाय इनिशियल करो, है ना। इनिशियल लेट से 3 ले लेते हैं। तो जब टू थर्ड रिमूव कर दोगे, है ना, टू थर्ड इज poured आउट, तो क्या बचेगा? 1। दिस इज जस्ट आफ्टर वन ऑपरेशन। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 more times. तो 3 और बार 1/3, 1/3, 1/3, देन द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब ये क्वांटिटी किसकी है? ये सब करने के बाद ये क्वांटिटी किसकी है? मिल्क की। दिस इज ऑफ मिल्क, मिल्क पे काम चल रहा है। तो ये आ गया 100x इंटू 1/81। यश अपना आपका वो म्यूट कर लो अगर म्यूट नहीं है। ठीक है। 100x इंटू 1/81 है ना। अब यहाँ पे मिल्क को मैं 100x ले रहा था, मैं क्या ले सकता हूं? अपना क्वेश्चन इजी बनाने के लिए मिल्क को 81 ले लो, है ना। लेट से मिल्क इज 81, जो इनिशियल मिल्क था वो 81 है। ये प्रोसेस सब करने के बाद मिल्क मेरा कितना बचा? 81 इंटू 1/81, दैट इज 1। अगर मिल्क 1 बचा तो वाटर कितना बचेगा? वाटर मेरा बचेगा 80, क्योंकि टोटल 81 था। टोटल 81 था। क्या पूछा है? फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द ग्लास। मिल्क टू वाटर इन द ग्लास, दैट इज 1/80। सो 1/80 इज योर आंसर। बहुत लोगों ने 1/81 किया था, है ना, बहुत लोगों ने 1/81 किया था। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीजें, ये गलतियां बार बार बहुत लोग करते रहते हैं एग्जाम में, है ना। जल्दी जल्दी में ये गलती होने का चांस है। समझ गए? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने किया? नो 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 नो। ठीक है, नहीं किया बहुत लोगों ने, देख लेते हैं क्या है। Consider two sets A and B. Let f be a function from A to B such that for every element D in B, there is at least one element A in C such that f of A is B, then the total number of such functions. Oh my god, क्या है भाई ये? क्या हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हम इसको करेंगे नहीं एग्जाम में।
सिंपल, है ना। तो एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में देख के घबराना नहीं है, बिकॉज जो एग्जामिनर सामने एग्जाम बना रहा है ना, उसका मेंटल स्टेट कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि वो तो प्रोफेसर्स हैं, है ना। हम तो, क्या बोलूं मैं, वी आर एस्पिरेंट्स, है ना। कुछ थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ आईआईटी वाले होंगे, वो तो आईआईटी, आईएम, पीएचडी, डॉक्टरेट सब है। वो सोचेंगे कि यार एक दो क्वेश्चन ऐसे बना दो, साला बच्चा जो ओवर स्मार्ट है ना, जो जिसने स्टैट्स का है, मैथ्स बैकग्राउंड का है, वो ऑन टू ऑन टू ऑन टू ऑन टू में चला जाएगा, और ऑन टू में जाते ही वो सारा टाइम वहां पे निकाल देगा, है ना। तो अब ऐसा भी नहीं कि एक क्वेश्चन अगर आ गया तो अगली बार के लिए हमें प्रिपेयर करना ही करना है ना। यू कांट एक्सपेक्ट कि ऑन टू के बेस पे डीएलआर सेट आ जाएगा, एक आधा क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है भाई, है ना। हमें ये भी तो देखना है ना, रिवार्ड रिवॉर्ड और एफर्ट में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे ऑल, एज आई सेड कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता दूंगा कि फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करना है, बट वो वर्थ इट नहीं है, उसको याद करना भी वर्थ इट नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज 846 एंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द एजेस। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। गिवन कि हमने ये टॉपिक अभी कवर नहीं किया, राइट, विद इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अराउंड दिस टॉपिक, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। नाइन्थ टेंथ में अगर याद होगा तो एक टॉपिक होता था हमारा ज्योमेट्री में ही, मेंसुरेशन, राइट, ये सारा उसी का ही पार्ट है ना। अगर किसी ने नाइन्थ टेंथ का लेक्चर लगाया हुआ है, मतलब उसको चीजें थोड़ी सी याद है, हाँ, तब भी वो ये क्वेश्चन कर सकता है ना। बट वी विल ट्राई दिस क्वेश्चन वंस वी कंप्लीट द टॉपिक। हाँ, वो कोई बात नहीं है, बस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लेवल जो क्वेश्चन का था वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज फिक्स टू इंश्योर 40% प्रॉफिट। अब भैया 100x अगर मैं सीपी ले रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा? 140x, ताकि मेरा 40% प्रॉफिट हो। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, अगर ये 60x का हो जाता, 40% कम, एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, और अगर मैं इसको बेचता 140x माइनस 5 में, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%, है ना। अब अगर ये दो सिचुएशन में 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैन आई से 60x इंटू 1.5, दैट मीन्स 90x शुड बी इक्वल टू 140x माइनस 5, दैट इज 50x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 1/10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। तो यहाँ पे एक्चुअल सीपी कितना हो गया? 10, और एक्चुअल एसपी कितना था? 14। समझ गए? देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना आया? 14 इज योर आंसर। कुछ भी था इस क्वेश्चन में, कुछ भी। जस्ट गिव मी सेकंड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A shop wants to sell a certain quantity of grains. It sells half the quantity and an additional 3 kg of these grains to the customer, to the first customer. Half and additional 3. Half plus 3. Then it sells half of the remaining quantity and additional 3 kg of these grains. Dobara half plus 3. Finally, when the shop sells half of the remaining quantity and additional 3, there are no grains left. इसके बाद 0 grains left. द इनिशियल क्वांटिटी, बिलीव मी और नोट, लास्ट ईयर जो स्लॉट वन बच्चे दे के आए थे ना, वो आते इतना खुश थे, इतना खुश थे कि सर ये क्वेश्चन आ गया, सर ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सिलेबस हर साल के लिए सेम रहता है। तो लास्ट ईयर भी हमारी जो फर्स्ट सेकंड क्लास थी, उसमें बच्चे बोल रहे हैं ये क्या करवा रहे हो, मिक्स टॉपिक से करवा रहे हो, सीक्वेंस नहीं है टॉपिक्स का, ये वो, है ना। बट ये क्वेश्चन जब देखा बच्चों ने, उसके बाद बोले कि सर क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आ गया। क्या हमने किया था? एक्स्ट्रा 3 दे रहे हो जो, पहले उसको लो। ये स्टेप में क्या है, एक्स्ट्रा 3 दे रहे हो, पहले उसको वापस लो, 3 ले लिया वापस, 0 प्लस 3 3, और फिर हाफ दिया है तो इसका डबल कर दो, ये 6 आ गया। 6 प्लस 3 9 का डबल 18, 18 प्लस 3 21 का डबल
42। तो क्या होना चाहिए आंसर? 42। खत्म। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका आंसर था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ a plus b root n is the positive square root of this value, is the positive square root of this value, where a and b are integers and n is a natural number, then the maximum possible value of a plus b plus n। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं फॉर द टाइम बिंग। तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस 2ab रूट एन इज इक्वल टू 29 माइनस 12 रूट 5। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 29 एंड ए बी रूट एन इज इक्वल टू -6 रूट 5। ये क्लियर है सभी को? कितने लोगों ने किया था ये क्वेश्चन? व्हाट अबाउट अदर्स? Okay, a lot of you did not go for this question. Okay. ठीक है, यहां तक क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू 29, ए बी रूट एन इज इक्वल टू -6 रूट 5। और हमें ऐसी वैल्यूज ए बी एन की चूज करनी है जहां से मेरी सब चीजें मैक्सिमाइज हो जाए। क्लियर? भैया इसमें एक्चुअली सीधा स्ट्राइक हो सकता है कि √20 + 9, मतलब √20 + 3 का होल स्क्वायर, तो उससे पता लग जाएगा। क्या बोल रहे हो? रूट मतलब ये √20 + 3 का होल स्क्वायर, तो तुरंत वहां से स्ट्राइक हो जाएगा। √20 + 3 का होल स्क्वायर क्या हो, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं भैया, मतलब √20 + 3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे अपने, तो 29 उधर आ जाएगा। मैं वो वैसे बोल रहा हूँ। अरे वैसे वैसे कैसे बोल सकते हो? मतलब मुझे तुरंत स्ट्राइक हो गया था वैसे करके। तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मैक्सिमाइज वैल्यू देगा। ऑप्शन नहीं, आई थिंक ऑप्शन है क्या आपके पास? है। बट जो भी आप बोल रहे हो उससे क्या आंसर आ रहा था? ठीक है, चलो हम कहाँ पे थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू 29 एंड ए बी रूट एन इज इक्वल टू -6 रूट 5। देखो वन ऑब्वियस चॉइस इज कि एन की वैल्यू 5 आ गई यहां से, है ना, और ए बी की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, फिर एन की वैल्यू को 5 यहां पुट करोगे तो यू कैन से ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक है जी, है ना? अब यहाँ पे देखो, या तो इसको देखो 1 और 6 पुट करोगे या 6 और 1 पुट करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 36 बन जाएगा, विच विल क्रॉस 29। तो 1 × 6 या 6 × 1 यहाँ पे नहीं कर सकते। सो या तो -3 × -2 या फिर -2 × -3 करोगे। ठीक है, तो अगर पहला केस लेता हूं तो ये आ जाएगा 9 + 20, तो 29 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आ जाएगा 5, है ना, -3 + 2 ले लिया लेट से, या +3 - 2 ले लिया, तो 5 + 3 - 2। तो यहां से मेरा आंसर आ रहा है 6, ए प्लस बी प्लस एन। बट कभी भी देखना ना, इतना ऑब्वियस अगर आपको कुछ वो दे रहा है कि बस आप डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर कर रहे हो और अपना आंसर लेके आ रहे हो, तो यू माइट बी रॉन्ग समवेयर। और आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन 18, 22 भी है। तो यहाँ पे देखो 6 तो आ रहा है,
है ना, तो दैट मीन्स 4 तो नहीं हो सकता, 4 तो नहीं हो सकता, 6, 18, 22 में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब n की आपने पहले वैल्यू 5 ली है। ठीक है, कैन देयर बी एनी अदर केस जहां पे आप n की वैल्यू कुछ और ले सकते हो? बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज क्या था, n की वैल्यू लेना, है ना, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज था n की वैल्यू लेना। n की वैल्यू 5 ले सकते हो, या फिर देखो ए बी रूट n इज इक्वल टू -6 √5 है। ठीक है, अब बाहर ये -6 कैसे बना है, -2 × 3 √5, तो या तो ये 2 को अंदर ले लूं मैं, है ना, ये बन जाएगा -3 √20। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, n आ गया 20, ए बी आ गया मेरा -3। अब -3 है तो 1 × -3 का केस बनेगा, या 3 × -1 का जो भी है वो केस बनेगा, है ना। अब इसको देख लो भाई, n 20 लेके क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, a² + 20 b² = 29। अब b को 1 रखोगे, इसको 3 रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसको b को -1 रख दो, a को 3 रख दो, तो ये 20 + 3, ये कितना 23 - 1, ये 22 आ रहा है क्या, एक सेकंड। ठीक है, ए को मैंने क्या लिया 3, बी को -1 लिया, है ना, यहां से मेरा आ गया 22। या फिर ए को मैं -3 लूंगा और इसको मैं 1 लूंगा, तो यहां से मेरा आ जाएगा a + b + n 18। इतना समझ आया, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हमारी इनिशियल कंडीशन थी a + b √n। ठीक है, अगर a + b √n था, है ना, हमारी इनिशियल कंडीशन थी a + b √n। ठीक है, √20 आ गया, राइट। अब यहाँ पे अगर ये वाला केस लूंगा तो इसमें ये गलती हो रही है, क्या हो रहा है, 3 - √20। तो 3 - √20 क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग, तो दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, राइट। अब अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव आएगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो मेरा ये पॉसिबिलिटी है ये करेक्ट है, बट ये नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। देन आई विल गो विद दिस, बट अगेन आई विल हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स। ठीक है, अनिकेत जो आप बोल रहे थे, जो आपने सोचा है वो भी एकदम गलत है, बिकॉज आपका 22 आ ही नहीं रहा उस केस में, आपने ये वाली पॉसिबिलिटी तो मिस कर दी। हाँ मतलब भैया मैंने मतलब करा था, लेकिन वहां से मेरा आंसर आया नहीं था, तो ये छोड़ना पड़ा था मुझे। हाँ, राइट, सो दिस वाज ए ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि आप यहां तक कर लोगे, यहां तक कर लोगे, यहां तक कर लोगे, बहुत बच्चे 6 मार्क कराएंगे, या फिर आप इतना भी चले जाओगे तो 22 आ रहा है पहला, 22 मार्क कर सकते हो, है ना, या फिर 18 तक भी चले जाओगे तो आपको बहुत बार बार पीछे जाके चेक करना पड़ेगा। 22 में आपने चेक किया, फिर 18 में भी करना पड़ेगा। हमें एज अ स्टूडेंट ये तो नहीं पता ना 18 करेक्ट आंसर है, तो 18 भी हमें बार बार यहां पे जाके चेक करना पड़ेगा कि दिस वैल्यू मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे, जब वो एक्चुअल क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तब इतना ध्यान जाएगा नहीं कि यार ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। वो सिर्फ a b n पे ध्यान देंगे, इन तीनों को मैक्सिमाइज करने पे। दैट्स वाई उसने ऑप्शन ऐसे बनाए हैं, देखो 22 एक ऑप्शन में क्यों रखा है उसने, ताकि बच्चे गलती करें, है ना, ताकि वहां पे गलती होने का चांस बहुत हो जाए। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन सोल्व करना ही करना है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, देयर में भी केसेस यार जहां पे आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, बट एक पॉइंट के बाद आपको लग रहा है कि यार नहीं ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, विद ए बी 56, दिस इज 56, so this must be 45, this is a rectangle, e is the midpoint of side cd, e is the midpoint, let's say this is e, then the length of radius of in circle of ade,
एडीई ट्राइंगल का इंसर्कल निकालना है। देखो ये 28 है, 56 का हाफ, ये 45 है। सिमिलरली यू विल गेट वैल्यू फॉर दिस, है ना, यू विल गेट वैल्यू फॉर दिस। ये 45 है, ये 28 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 53 आ जाएगा। अब इसका अगर इंसर्कल निकालना है ना, इंसर्कल का रेडियस निकालना है, देर इज ए डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, देर इज ए डायरेक्ट फॉर्मूला, और बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। दैट इज ए प्लस बी माइनस हाइपोटेनस बाई टू। दिस इज द रेडियस ऑफ इंसर्कल। दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो अगर दिस प्लस दिस माइनस दिस करूंगा तो ये 20/2 आ जाएगा। दैट इज 10। रेडियस ऑफ इंसर्कल पूछा है, 10 शुड बी योर आंसर। राइट। सो अगेन द पर्पज इज की क्वेश्चन इजी था ये, है ना। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन हार्ड ही आएगा, बहुत बार इजी भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल दिस वाज ए सेटर क्वेश्चन। जो बच्चा ज्योमेट्री कवर ही नहीं करके जाएगा वो सोच भी नहीं पाएगा, है ना, उसको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट अगर किसी को पता है कि ज्योमेट्री कवर करनी है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला इन द ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल में सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये। उसने रिक्टेंगल फालतू के लिए दिया है, ये रिक्टेंगल ये पार्ट की जरूरत ही नहीं थी उसको देने की। उसने ये तीनों देके उसने यही पूछना है, उसने ये फॉर्मूला टेस्ट करना है, दैट्स इट, है ना। जानबूझ के वो कुछ भी क्वेश्चन घुमा रहा है। चलो, लो जी, ये तो खत्म होने को आ गया। A fruit seller has a total of 187 fruits consisting of apple, mango, orange. ठीक है। Number of apple, mango are in the ratio apple, mango, orange. Number of apples and mangoes are in the ratio 5x and 2x. एक बच्चे का अभी मैसेज आया, आपको तो स्क्रीन दिख रही होगी ना। ये देखो, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। कैन यू पुट अप सेट थ्योरी लेक्चर्स ऑन यूट्यूब कवरिंग एवरीथिंग? लिख दूं यस? क्या लिखूं? छोड़ो। चलो, ये भी हाँ आई थिंक हमने क्लास में किया हुआ है। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, अब देखो 5x 2x, तो ये कितना हो जाएगा? ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? टोटल माइनस 7x, टोटल माइनस सम ऑफ दिस। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स 26 मैंगोज, 76 एप्पल्स बेच दिए, 26 मैंगोज बेच दिए, एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस। इसका उसने 0.5 बेच दिया। भैया सेवेंटी द फाइव है वो। रेशियो ऑफ नंबर, हाँ, 75 डी। 75, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड, अनसोल्ड की कहानी देख लो। 5x माइनस 75 अनसोल्ड, 2x माइनस 26 अनसोल्ड, और सिंपली इसका आधा अनसोल्ड, है ना, आधा बेच दिया तो आधा मेरे पास रह गया। ठीक है। नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू अनसोल्ड ऑरेंजेस, अनसोल्ड एप्पल्स टू अनसोल्ड ऑरेंजेस, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इज 3/2। द टोटल नंबर ऑफ, क्या निकालना है, क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, और एक्स की वैल्यू निकाल के आपको ये निकालना है, 75 नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स, ये प्लस ये निकालना है, दैट्स इट। या फिर 187 माइनस दिस, राइट। कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक है। मतलब इसके लिए आपको कोचिंग या आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, ये सब चीजों के लिए बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? 32768। ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो 1/8, 1/8 कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कहना ही से कि 1/8 अगर मैं इसको डिवाइड में इधर ले आऊंगा तो दिस विल बिकम k-1। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इसको इधर ले आऊंगा तो दिस विल बिकम 132 से, क्योंकि बेसेस सेम है। तो 1/k/1/3 पावर होगी, तो दिस विल बी 1/k-1/3। ये क्लियर है सभी को? अब देखो क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, है ना, तो व्हाट डज दैट मीन कि देयर कुड बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के, है ना, देयर कुड बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के। ये क्लियर है?
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों इक्वल बन रहे हैं तो देर इज ए चांस कि ये पावर जीरो है और ये भी पावर जीरो है। अगर ये पावर जीरो है तो के की वैल्यू वन, और अगर ये पावर जीरो करनी है तो के की वैल्यू थ्री। तो ये तो गलत हो गया, है ना। के की वैल्यू शुड बी कंसिस्टेंट, है ना। के की वैल्यू शुड बी कंसिस्टेंट। इतना समझ आ रहा है? तो ये मेथड तो यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं और क्या है। क्वेश्चन सही उतारा हुआ है। 1/8, 1/k माइनस 1/3, 32768। ठीक है। दूसरी चीज देखो, है ना। अब पहला थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि पावर इक्वेट करके देख लो भाई। पावर इक्वेट नहीं कर रहे, है ना, तो कुछ और कर लो। ये कुछ 8 की पावर में आ रहा है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर दिया हुआ है ना। इतना बड़ा नंबर कहीं देखा नहीं है। तो ये कुछ आ रहा है, दिस विल बी 8 की पावर -1, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 8 1 - k इज इक्वल टू, ये कुछ 8 की पावर बन रही है, 8 की पावर 5। तो 8 की पावर अगर 5 है तो वो ऊपर चला जाएगा 8 की पावर -5। सो दिस विल बी 8 की पावर -5/k प्लस 5/3। अब इसको एक साइड ले आओ, इसको सारे को एक साइड ले आओ, है ना। तो ये अगर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बनेगा, 8 पावर 1 - k प्लस 5/k माइनस 5/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब आगे क्या करना है, 8 की पावर क्या होनी चाहिए कि 1 बने, दैट इज 0। सो कैन आई से 1 - 5/3, दैट इज -2/3 प्लस 5/k माइनस k इज इक्वल टू 0। एक ही बात है, वो पावर इक्वल कर रहा हूं, है ना। इसकी ये पूरी पावर 0 होनी चाहिए तभी 1 आएगा। तो 1 - 5/3, दैट इज -2/3 प्लस 5/k माइनस k इज इक्वल टू 0। राइट। अब पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ, पूरे का एलसीएम 3 के आएगा, तो दिस विल बिकम -2k, दिस विल बिकम 15, और दिस विल बिकम 3k² इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई, 3k² प्लस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k पूछा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k। तो क्या आंसर आएगा, सम कैसे निकालते हैं, -b/a, -b/a, दैट इज -2/3 शुड बी योर आंसर, -2/3 शुड बी योर आंसर। ये क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में टू एन एक्सटेंड, आई थिंक या तो ये आंसर आ रहा था या ये आंसर आ रहा था। ऑप्शन बी भैया। हाँ, ठीक है। ये भी कर लोगे और ये भी क्लास में किया हुआ है। ठीक है। अब थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान से बात सुनना पेपर के बारे में, है ना, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट द एजेंडा। अब ध्यान से सुनना कि अगर ऐसा पेपर आ रहा है तो हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। देखो, देखते जाना, एकदम सिटर क्वेश्चन है ना, एकदम सिटर क्वेश्चन है। किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं किया तो अलग बात है, अदरवाइज एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आई विल कंसिडर दिस एज सिटर ओनली, है ना। अगर ढंग से करोगे तो सिटर है, सिटर नहीं बोलोगे तो इजी बोल सकते हो, मीडियम या हार्ड तो कहीं भी नहीं लग रहा, है ना। देन देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगेन मैं सिटर बोलूंगा। भाई कुछ तो बोलेगा ना, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 2 + 2 = 4, वो बता दो यस और नो। कुछ तो कहानी फालतू की बनानी पड़ेगी ना उसको। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप चैट जीपीटी को बोलो कि 2 + 2 = 4, गिव मी ए कैट लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, या गिव मी ए कैट लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक, फ्रॉम द टॉपिक परसेंटेज, फ्रॉम द टॉपिक SI CI, वो बना देगा। वही इसने किया हुआ है, इसने वो 2 + 2 वाला एवरेज के कॉन्सेप्ट से बना दिया। भाई पहले दो की एवरेज ये है, वहां से बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ जाएगी, चारों की वैल्यू आ जाएगी, A + 15 आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस देख लो। ठीक है। राइट। ये एस है, अकॉर्डिंग टू मी ये एस है। अब देखो, एक चीज और बताता हूँ। कल मैंने आपको फोटो शेयर किया था अनाउंसमेंट में
8.8 माइनस 8.11 गलत आ रहा है। तो ये मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, लोगों में है ना क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि हम भी जाके चेक करें। वो चेक करने लगे, अब उनका सही आ रहा है ना। ऑब्वियसली वो जीपीटी ने इम्प्रूव कर दिया होगा या जो भी है एग्जैक्टली exactly। अब मुझे वो बोल रहे हैं कि मैंने एडिटेड स्क्रीनशॉट डाला है फॉर व्यूज एंड फॉर क्लिक्स। अब बताओ, ऐसी ऐसी दुनिया बैठी है। वो शेयर करके डाल रहे हैं, एक बंदे ने शेयर करके लिखा कि एन आई एम ए गाय एडिटेड द स्क्रीनशॉट फॉर व्यूज फॉर दिस फॉर दैट और पता नहीं क्या क्या। अब उसके नीचे सही वाले भी डाले हुए हैं लोगों ने कमेंट्स में, उसके नीचे गलत वाले भी डाले हुए हैं। जिसने कल रात को चेक किया वो गलत आ रहा था, आज मैंने भी चेक किया मेरा भी सही आ रहा है। जो उसने कल रात को आंसर बताया था, मैंने उसको बोला कि वो एक्सप्लेन कर, वो बोल रहे नहीं वो तो गलत आंसर है। कल गलत आ रहा था, पता नहीं भाई क्या दुनियादारी क्या है यहाँ पे, किसी पे भरोसा करने का समझ नहीं आता किस तरफ जाना है। ठीक है, अब देखो जिसने ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है ना, उसके लिए सिंपल है, नहीं तो नहीं है। सेम विद दिस। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, इसके लिए तो टॉपिक की भी नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड। उसके बाद ये भी सिंपल ही है, इसके लिए भी कोई टॉपिक की नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, ये लेट से ये मैं कह देता हूँ डिफिकल्ट। द ओनली रीजन फॉर सेइंग दिस क्वेश्चन टू बी डिफिकल्ट बिकॉज ये टाइम टेकिंग है ना, ये टाइम टेकिंग है। डिफिकल्ट नहीं कह सकता मैं, इसको मॉडरेट कह देता हूँ, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन, मॉडरेट बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जिसका लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमने हजार बार देखा है कि लॉग का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता, है ना। तो अगेन सॉर्ट ऑफ अ सिटर क्वेश्चन, सिटर बोल दो, राउंड वन बोल दो। उसके बाद देख लो, उसके बाद मान लो ये आप करोगे ही नहीं, ये डिफिकल्ट मान लेता हूँ, ये मॉडरेट मान लेता हूँ, ये फिर सीटर आ गया। अगर फाइनल बाय इनिशियल पता है, भाई मिक्सचर एंड डेलीगेशन पढ़ के गए हो, कुछ तो टेस्ट करवाओगे ना। एग्जामिनर कैसे पता करे कि मिक्सचर एंड डेलीगेशन आपने पढ़ा हुआ है, कुछ तो पूछेगा ना, वो वही तो पूछ रहा है, कुछ तो पूछ रहा है वो। उसके अलावा तो वो कुछ पूछ ही नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वो पूछ ही नहीं रहा। ये डिफिकल्ट मान लो, ये आता ही नहीं है, ये छोड़ ही दो, है ना। ये मॉडरेट मान लो, चलो आपने नहीं किया। फिर ये क्या क्वेश्चन है, 100x और 140x मैंने किया, x की वैल्यू 1/10 आ रही है, 140x की वैल्यू पूछा, दैट इज 14। इससे सीटर क्वेश्चन क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन सीटर नहीं है आपके लिए? क्या ये क्वेश्चन सीटर नहीं है आपके लिए? इसको मैं डिफिकल्ट कह सकता हूँ, गलती होने के चांसेस है ना। देन ये सीटर है, अगर आपने टॉपिक किया है ना, लेट से इसको कुछ भी बोल देते हैं, अभी के लिए सीटर ही है। आपने टॉपिक नहीं किया, देन दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसमें क्या है, टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो सकता है, बट टाइम टेकिंग के अलावा इसके इसको कुछ चाहिए, ये क्वेश्चन को टाइम टेकिंग के अलावा कुछ चाहिए। ये क्वेश्चन तो आप घर पे भी गलत नहीं कर सकते ना। आप 10 किलो सेब लेने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, कुछ पैसे लगा दिए, कुछ बच गए, वही तो ये कह रहा है कि आप फ्रूट सेल और आपने इतने एप्पल मैंगो ऑरेंजेस बेच दिए, इतने अनसोल्ड है, उसका रेशियो बता दिया, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स निकालने हैं। अब यहाँ पे गलती करोगे तो नेक्स्ट लेवल चीज है, अदरवाइज गलती होने के चांसेस नहीं है, है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा मॉडरेटिंग, मॉडरेट कैटेगरी प्लस टाइम टेकिंग है ना, थोड़ा सा मॉडरेट भी है, टाइम टेकिंग भी है, राइट। अब ये एपी का क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। ये अगेन सिटर क्वेश्चन है, x5 की वैल्यू रख दो a+4d, यहाँ से a और d की वैल्यू आ जाएगी, आपके सारे आंसर ही आ जाएंगे, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये अगेन हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ना। अगेन ये इजी कैटेगरी का ही है ना, ये इजी कैटेगरी का ही है। ये मॉडरेट का कह सकता हूँ, बट ये भी मॉडरेट नहीं है, किन बच्चों के लिए नहीं है, जो सीएल के मॉक देते हैं। सीएल के मॉक में ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, जहाँ पे बार बार ये कॉन्सेप्ट वो यूज कराते रहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ नहीं है, एक बार चीज इसको थोड़ा सा करोगे फॉर वन, लेट से फॉर 2 और 3 वैल्यूज ऑफ एन, आप समझ जाओगे क्या पैटर्न बन रहा है। अब पूरे पेपर में देख लो, उसने एग्जामिनर ने बहुत क्लियर कर दिया कि फंसने वाले क्वेश्चन कौन से हैं और सीटर कौन से हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां पे आपको लग रहा है वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है और वो इजी होगा, या वो आपको लग रहा है इजी है और डिफिकल्ट होगा। आप स्टार्टिंग से देख लो, दोबारा देख लो, 10 बार देख लो, है ना। सीटर 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 सीटर। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर आपको किसी को लगा ये सीटर क्वेश्चन है, आप 2 बार 2 स्टेप करोगे, 4 स्टेप करोगे, 4 स्टेप के बाद आपको क्या पता लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन लंबा जा रहा है, और लंबा जा रहा है तो उसको राउंड 2 या राउंड 3 के लिए छोड़ दो।
पता लग गया, है ना। फिर ये क्वेश्चन आ गया, उसके बाद देख लो, है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्राई करोगे, आइडेंटिटी बनाओगे, नहीं सोल्व हो रहा, हिट एंड ट्रायल करोगे, 2 मिनट के बाद पता लग जाएगा ये लंबा जा रहा है, उसको राउंड 2 या राउंड 3 के लिए छोड़ दो, है ना। ये क्वेश्चन देखने में कह रहा है कि या तो तुझे आता है या आपको नहीं आता, नहीं आता तो छोड़ दो, आता है तो अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। फिर ये सिटर क्वेश्चन है, जवाब ही नहीं है कि आप ये नहीं कर पाओगे, ये आपको पता लग गया भाई ये तो ऑन टू है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, ओब्वियसली राउंड 2 कर दो, बिना देखे ट्राई करो ही मत, कैलकुलेशन मेंसुरेशन और ये सब ज्योमेट्री का पार्ट, है ना। फिर ये सिटर है, ये सिटर है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया अब जो हम अरिथमेटिक रिवीजन करने वाले हैं वो अरिथमेटिक रिवीजन स्टार्ट ये टॉपिक से होगी, है ना, बिकॉज ये चीज हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास में कवर थी, ठीक है। उसके बाद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चलो ये गलत भी कर दिया आपने, कैसे भी कर करके कैसे भी कर दिया, ये गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये चीज है, ये चीज अगेन इजी टाइप है, ठीक है। और उसके बाद ये देख लो, ये बहुत ही सेटर टाइप क्वेश्चन है, ये मॉडरेट प्लस टाइम टेकिंग मान लो, बट टाइम टेकिंग मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि मतलब मॉडरेट मैं नहीं कहूंगा, मॉडरेट कहने का रीजन कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। इसमें आप गलत तो नहीं कर सकते आंसर, या तो टाइम टेकिंग हो सकता है थोड़ा सा, 8 की पावर फाइंड करने में कुछ कुछ टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्लियर कट है कि आपको करना ही करना है। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज पता है तो मतलब मल्टीपल वैल्यूज आएगी, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आपको पता लग गया सम ऑफ ऑल वैल्यूज निकालना ही निकालना है ना। फिर एपी से क्वेश्चन आ गया, भाई एपी से आपको ये तो टेस्ट करेगा ना कि व्हाट इज ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, वही इसने किया हुआ है ना। उसके बाद 67 है, इसमें भी कुछ नहीं था, आप पहले मेरे टाइम एंड वर्क में अगर जाओगे तो हमने डेफिनेटली 101% ये क्वेश्चन किया हुआ है। और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। A1 की वैल्यू क्या है, वो √n से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, A2 की वैल्यू √2 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, A3 की वैल्यू √3 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। 5 वैल्यूज के लिए कर लो, विद इन 30 सेकेंड यू विल ऑब्जर्व द पैटर्न कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। तो A1 से लेके A50 तक आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, दैट्स इट। यही आपका पेपर था, दिस वाज स्लॉट 1 फॉर यू। इसमें 30 32 35 मार्क्स लाना इज नॉट ए बिग थिंग, आराम से ला सकते हो, 35 40 50, जितना जितना आपका पोटेंशियल है, राइट। और डिफिकल्ट पेपर आ गया तब भी आप जैसे लोग जिसने सिलेबस कवर किया हुआ है, डेफिनेटली वो एक अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट में आधी चीजें आधे लोगों को आएंगी नहीं। और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, पहले इजी क्वेश्चन पिक करने हैं, पहले R1 करना है, R2 R3 कब करना है कब नहीं करना वो बाद में देखना है। पल्लव भाई, एक अंडरस्टूड। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ। भैया, आपके अकॉर्डिंग अगर मतलब एक्चुअल एग्जाम अगर अच्छा स्कोर करना है तो अभी मॉक्स में रेंज क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मतलब मार्क्स की रेंज। मार्क्स की रेंज जितना हाई स्कोर कर पाओ उतना, मतलब मार्क्स की रेंज का यार देखो कुछ, यार बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी क्या, आपको क्या लग रहा है कि आपकी क्या पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल किसी के क्वांट स्ट्रांग है तो 40+ इज अ गुड स्कोर, 40+ इज अ गुड स्कोर एनी टाइम इन एनी मॉक, ठीक है। DLR स्ट्रांग है तो 30 कंसिस्टेंटली आ रहा है तो अच्छा है। VRC जिसका स्ट्रांग है उसका 35 45 कंसिस्टेंटली आ रहा है वो अच्छा है, तो वो है। अगर किसी को अच्छा स्कोर लेके आना है, या कोई बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उसका एटलीस्ट 97 98 आना चाहिए कंसिस्टेंटली। वही है कि हर का डिपेंड करता है कि आपका क्या कॉन्फिडेंस है, किस लेवल पे अभी आप स्टैंड करते हो, कितनी चीजें अभी आपको पता है, कितनी चीजें आपको नहीं पता। तो वो सब चीजें मैटर कर रही है करेगी वो चीज के लिए, ऐसा कोई वो तो फिर ऐसा ही है ना कि अगर आप बोलोगे अच्छा स्कोर इज ऑलवेज 99+% या 99.5+% बट वो फिर तुम्हें थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस ट्रैक पे हो, आप जिस ट्रैक पे हो फिर वहां से अगर आपको इम्प्रूव करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होगा। यार इस पेपर में तो आप कहानी क्लियर ही है ना, इस पेपर में तो आपको पता चल ही जाएगा, एक सेकंड देख ही लेते हैं वो भी। कैट कैट 2024 स्लो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। ये रहा।
देख लो, ये कहानी थी। इजी पेपर में भी कहानी कुछ बदली नहीं है। 11 नंबर पे 80 परसेंटाइल आ रहा है भाई, अब किसी का 80 भी नहीं आ रहा। देख लो, अब आप खुद देख लो। ये पेपर में 80% ऑफ द पीपल नॉट एबल टू स्कोर 11 मार्क्स। 80% ऑफ द पीपल नॉट एबल टू स्कोर 11 मार्क्स इन दिस पेपर। और शायद ये मार्क्स भी स्केल्ड मार्क्स है ना, स्केल्ड स्कोर। मतलब 10 मार्क्स भी लोगों के नहीं आए। 10 मार्क भी लोगों के नहीं आए ये पेपर में। तो आप खुद देख सकते हो कि यार आप कौन से कंपटीशन पे जा रहे हो, है ना? क्या ही कंपटीशन है। 80% बच्चों को, है ना, 100 बच्चों में से 100 बच्चे टेस्ट सेंटर पे जा रहे हैं। 80 बच्चे वो जा रहे हैं जिनमें दिमाग ही नहीं है। राइट, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट अगर मैं स्टैट्स को देखूं तो वो यही बता रहा है कि इतने इजी पेपर में 3 क्वेश्चन से ज्यादा बच्चा सोल्व नहीं कर पा रहा 40 मिनट में। 80 पीपल फेल टू सोल्व 4 क्वेश्चंस। और 4 क्वेश्चन तो कहीं से पकड़ लो इस पेपर में। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि यार, आपका कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है तो बात ही अलग है, पर वीक सेक्शन में दूसरों को बीट करना इजी है। डीएलआर जिससे नहीं हो रहा, एक आधा सेट पकड़ोगे, बहुत क्राउड निकल जाएगा। ऐसे कैसे परसेंटेज चेंज हो रही है? 3 मार्क्स में 5% बच्चा आउट हो जा रहा है। 3 मार्क्स बढ़ाने से 5% का दिमाग और निकल जा रहा है। पीछे कितना बच गया? 15% बच्चे ऐसे हैं जो 14 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर सक रहे हैं, या 14 से ज्यादा स्कोर 15% बच्चे स्कोर कर रहे हैं सिर्फ। मतलब 2 लाख बंदा माथे पे तिलक लगा के और पूजा करके जा रहा है, उसमें से 30,000 ऐसे बच्चे हैं जो सच में जा रहे हैं। बाकी 1,70,000 जनता जा रही है भगवान भरोसे। वो कंपटीशन को आपको बीट करना है। अब वो जो 30,000 है इतने में से, ये 30,000 में सारे ऐसे मक्खियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे। वो कंपटीशन है आपका, वहां पे परसेंटाइल पे फोकस करो। 85 के अबव, जैसे जो टॉप 15% क्रीम लेयर है ना, वहां पे कंपटीशन चल रहा है। और उसके बाद 85 to 90 वालों में भी इतना कंपटीशन नहीं है। अगर आप 90 में हो तो 90 to 95 में भी इतना कंपटीशन नहीं है। 95 के बाद बहुत इंटेंस कंपटीशन चल रहा है, जहां पे रिपीटर्स आ रहे हैं, जहां पे एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं, जहां पे हिंदू, एसआरसीसी, आईआईटीज, एनआईटीज, ये सब से बच्चे आ रहे हैं। वहां पे जी तोड़ मेहनत चल रही है। उसके उसके बाद और उसके आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं। आधे बच्चे बोलते हैं निफ्ट को इतनी कम परसेंटाइल पे एडमिशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। भाई वो 80-85 तो लेके आ रहे हैं। जो आधे बोलते होते हैं वो तो डेफिनेटली वो नहीं होंगे ना, क्योंकि बोल तो इतने लोग रहे हैं। बट 85 प्लस तो इतने सौ के आ रहे हैं, अभी हमने देख रहे हैं डेटा में। तो वो जो सारे बोल रहे हैं वो तो खुद ही 50 परसेंटेज से कम वाले हैं। जो वीडियोस पे 40,000 व्यूज आ रहे हैं लोगों की अभी, है ना, जो फालतू वीडियोस डल रही हैं जिसपे 40,000 व्यूज आ रहे हैं, कौन से लोग हैं वो 1,70,000 वाले जो है ना, जिनको कुछ नहीं है भगवान के भरोसे, वही वो देखते रहते हैं। 30,000 में तो इंटेंस कंपटीशन चल रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़े से एफर्ट डालो, बहुत आगे निकल जाओगे। फालतू में आपने दिमाग में बहुत बर्डन ले रखा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आधे लोगों को लग रहा है कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि क्वांट्स की एक एक चीजें रट जाओ, रट जाओ। सारा कुछ आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, उतना रट लो। मुझे तो कुछ इस पेपर में पूरे में कहा तुम्हें कुछ ऐसा दिख गया कि जो अलजेब्रा है? अलजेब्रा अलजेब्रा बच्चे करते रहते हैं, अलजेब्रा हार्ड है, अलजेब्रा डिफिकल्ट है, अलजेब्रा ये अलजेब्रा वो है ना? अलजेब्रा कहाँ है? मुझे तो देखो, पहले पहले पेज पे अलजेब्रा कहाँ दिख रहा है? कुछ अलजेब्रा है, ये कॉमन नेगेटिव रूट है, ठीक है। क्या ये अलजेब्रा है या ये कॉन्सेप्ट है? बस ये बता दो। साला अलजेब्रा से डरने की जरूरत है, ये तो कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीख लिया। ये तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने सीख लिया। क्या ये अलजेब्रा है या लोग है? ये एक लोग टॉपिक है जो मैंने कवर कर लिया।
जैसे मैंने टीएसजी टाइम एंड वर्क किया है, वैसे मैंने लोग कर लिया। लोग में क्या था, पूरे लोग की कहानी क्या है? पूरे लॉग की सिर्फ एक ही कहानी है कि आप नॉर्मल बेस 10 फॉलो करते हो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग होता है ना। मम्मी पूछेगी कि टू को कैसे लिखना है, तो मैं मम्मी को ऐसे लिख के दिखा दूंगा, और मैं पल्लव सर पूछेंगे तो आपको टू को ऐसे भी लिख सकते हो। बस यही लोग है, यही फर्क है लोग और नॉर्मल में। क्या कुछ बहुत ज्यादा फर्क है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही लोग कहता है। ये कोई अलजेब्रा है, डरने वाली बात है ऐसी? सारे टॉपिक्स आपके सामने रख रहा है एग्जामिनर, ये नहीं आता मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो यार। किसी ने गोली आपके दिमाग पे थोड़ी रखी है। परसेंटाइल देखो ना, आप 22 में से 6 क्वेश्चन छोड़ दो, 48 पे भी देखो कितनी परसेंटाइल है। साला शो करना ही बंद कर गया इसके बीच में, क्योंकि 33 पार होते ही आप बहुत अच्छे कैंडिडेट बन चुके हो। उसके बाद आप अपने आप खुद को हैंडल कर लोगे, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है 33 के बाद। 33 मतलब 11 क्वेश्चन पिक करने हैं 22 में से, 3-4 क्वेश्चन तो छोड़ोगे ही ना, इतना इतना आप एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते। 3-4 क्वेश्चन, अगर आप 18 क्वेश्चन करने लग गए ना, उसके 18 प्लस के बाद मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका दिमाग सोल्व करेगा ये क्वेश्चंस को। ये अलजेब्रा छोड़ दो, ये अलजेब्रा नहीं है, कुछ भी बना के इसने कुछ भी दे दिया, बट ठीक है, दे दिया तो दे दिया। उसके बाद कहाँ अलजेब्रा दिख रहा है आपको? कहाँ अलजेब्रा दिख रहा है? ये अलजेब्रा कह सकते हो, बट जैसे हमने इसको सोल्व किया क्या कहीं से वो अलजेब्रा लग रहा था? वैल्यूज ले लेके सोल्व किया, डीआई का क्वेश्चन बन गया था, गलती करवाना चाह रहा था, एक दो चीजें चेक करवाना चाह रहा था। उसके बाद ये पन्ने पे कहाँ अलजेब्रा? कहाँ अलजेब्रा? ये है, ठीक है, मान लेता हूँ थोड़ा सा इक्वेशन को इधर करना है उधर करना है, आपको पता होना चाहिए, बट क्या पता होना चाहिए? कि किसी भी पावर की 0 1 होती है, ये पता होना चाहिए। अब एपी है, एपी तो नॉर्मल टॉपिक है ना, उसको इतना बड़ा क्यों बना रखा है कि अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा? कुछ है ही नहीं अलजेब्रा जैसा। पूरा क्वांटी ऐसे चल रहा है, मेन कंपटीशन टॉप 10 में है। अगर आपका 85 90 से कम आ रहा है तो यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि यार क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है, क्या मुझे पेपर देना आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो वो मैं कैसे इंप्रूव करूं? टिल 90 यू डू नॉट इवन नीड हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटर। 90 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल तक तो यार आप थोड़ी सी सिंपल चीजें करो, थोड़ा थोड़ा स्क्रू को टाइट करो, हो जाएगी चीजें। 85 90 इज नॉट अ बिग थिंग। आप कभी भी कोई भी ईयर का कुछ भी उठा के देख लो, और ऐसा नहीं है कि 85 परसेंटेज बोल रहा हूं तो उसमें सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो बहुत ही, कैसे बोल सकते हो, बहुत ही अनपढ़ टाइप के हैं या बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस वाले बच्चे नहीं। उसमें इंजीनियर्स भी होंगे, उसमें इंजीनियर्स भी होंगे, उसमें आईटीज वाले भी हो सकते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग डेटा नहीं है, बट डेटा मेरा हमारा यही कह रहा है। अगर ये डेटा मैं हाइड कर दूंगा ना और आपसे पूछूंगा कि 85 कितनों पे आएगी, सभी का आंसर 19 20 ऐसा होगा कि सर इतना इजी पेपर था, इस पे तो 19 20 पे आनी चाहिए। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि 99 45 पे आ रही है इस पे, डेटा देख के मैं लगा कि यार इतना इजी पेपर है, ऐसा वैसा। मॉक्स में भी यही होता है, मॉक्स में भी आप जो दे रहे हो यही होता है। मॉक्स में आपको पूछना पड़ेगा खुद से कि भैया गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ। मैं हर बार ये नहीं सोच सकता कि मैं भाई पल्लव सर का सेशन अटेंड करूंगा, पल्लव सर से वीडियो कॉल कर लूंगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में गलत जा रहे हो, है ना। उसके बाद हाँ, कई बार हो सकता है कि आप कंटेंट नया एक्सप्लोर कर रहे हो, चीजें नई एक्सप्लोर कर रहे हो, स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है, देन ऑब्वियसली वी कैन कंडक्ट मोर एंड मोर सेशंस। बट उसके पहले आधे बच्चे बोल रहे हैं मैं फॉर्मूला भूल गया, आधे बच्चे बोल रहे हैं मैं कॉन्सेप्ट लगाना भूल गया, फिर वो चीजें अभी तक नहीं चलेगी, है ना। दिस इज द हाई टाइम कि आप भाई सीरियस हो जाओ और आगे चलो। इसके बाद बार बार कोई नहीं कहेगा, है ना। कोई भी कोचिंग में चले जाओ, बार बार कोई कहता ही नहीं है पढ़ लो पढ़ लो। उनको कुछ नहीं लेना, स्केड्यूल डालना है, क्लास करानी है, क्लास करा दी, उतना मतलब है, दैट्स इट। और मैं भी अगर कुछ भी ना पढ़ाऊं तब भी ऐसे बच्चे होंगे जो 99 प्लस ले आएंगे, 99.99 ले आएंगे। वो तो हमेशा आएगा, वो हर कोचिंग में आएगा। और ऐसे बच्चे भी होंगे जो बोलेंगे कि नेगेटिव स्कोर आ रहा है, बिल्कुल खराब पढ़ाया है, बिल्कुल ये है ना। बस पुश आपको बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अगस्त अगस्त ही महीना है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर आप रो रहे हो तो मैं आपके आंसू पूछ सकता हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि अब मेरे पास ये दवाई है इसको पी लो आपका सारा स्कोर अच्छा हो जाएगा, है ना। तो अभी यही मन था कि बार बार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। उसके बाद तो भैया
फिर एक टाइम के बाद आपको यही होगा कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में तो आपको रिवाइज करना है ना, आपको सेशंस करने हैं, रिवाइज करने हैं, है ना, दैट्स इट। उससे ज्यादा वहां पे नहीं हो पाएगा। मॉक्स देने हैं, मॉक्स अब देना स्टार्ट कर दो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में ना एक डर रहता है कि यार मैं मॉक्स दूं ना दूं, स्टार्ट करूं ना करूं, है ना। सो वो डर अभी खत्म कर दो, क्योंकि जितना मॉक्स को डिले करोगे उतना फिर बाद में आपको टाइम चाहिए होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं बचेगा, है ना। थोड़े थोड़े मॉक्स दे दो, जिसने ज्यादा स्टार्ट नहीं किया, जिसका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं है, थोड़े थोड़े दे दो, बट हल्का सा मॉक देना स्टार्ट कर दो। और 2017 टू 2024 जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए भैया, अपने एंड पे उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, है ना। मैं नहीं चाहता कि आपको एक फिक्स शेड्यूल दे दो, बिकॉज सबकी प्रेप अलग लेवल पे चल रही है ना। बट उसको मेक श्योर कर लो कि चाहे आप लास्ट मंथ में करो, चाहे अक्टूबर में करो, चाहे कभी करो, है ना, उसको एज ए मॉक आपको देना ही देना है सारे पेपर्स। तो वो भी आपके बहुत सारे मॉक्स वहां से मिल जाएंगे, है ना। उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। वीआरसी डीएलआर को एनालाइज अच्छे से करना है, क्वांट्स को प्रैक्टिस अच्छे से करना है वहां से। ठीक है, चलो, लेट्स एंड दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय।